किरचॉफ लॉज। तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन की अगर बात करें तो चूंकि करंट जब बहता है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। हैंस किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट हमेशा बराबर होंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई जंक्शन है और इस वायर में कोई करंट आ रहा है, इस वायर में कोई करंट आ रहा है और ऐसे कोई करंट जा रहा है। तो लेट अस से दिस इज 2 एम्पियर, लेट अस से दिस इज 3 एम्पियर, तो ऑब्वियसली दिस विल बिकम 5 एम्पियर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो जंक्शन था इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। हैंस जिस रेट से चार्ज आ रहा है उसी रेट से चार्ज जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, इस जंक्शन पर चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है ना, इस जंक्शन पर चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है। जबकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि करंट जब बहता है किसी सर्किट में तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होता है। दैट मींस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होती है। हेंस इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट आर इक्वल टू या मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, इज इट नॉट? हेंस इनकमिंग करंट समेशन ऑफ इनकमिंग करंट, आप इसको मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, समेशन ऑफ करंट विच आर इनकमिंग should be equal to summation of current which are outgoing. दिस इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। इसी चीज को दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं। कभी मान लेते हैं इनकमिंग करंट को हम सपोज पॉजिटिव बोल दें, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव बोल दें, या आउटगोइंग को पॉजिटिव बोल दें, इनकमिंग को नेगेटिव बोल दें। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर हम एक साइन कन्वेंशन फॉलो कर लें तो दूसरा स्टेटमेंट हम ऐसा लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट कब लिखा जाएगा, ये स्टेटमेंट तब लिखा जाएगा जब इनकमिंग और आउटगोइंग में हम एक साइन कन्वेंशन का पालन करें। किसी भी एक को नेगेटिव तो किसी दूसरे को पॉजिटिव बोलते हैं। और ये दो इक्वेशन अलग अलग है ही नहीं, ये दोनों इक्वेशन एक ही है। इनफैक्ट ये इक्वेशन लिखोगे तो वो इक्वेशन निकल आएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? करेक्ट है। हेंस किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमसे कहेगी कि समेशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। समेशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। कभी कभी जब हमें कुछ भी नहीं पता होता है तो फिर ये किरचॉफ की जो समेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है ये बड़ा मजेदार और कमाल का काम करती है। इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन मैं भी आपको दिखाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर स्थिति है, इसे एक छोटा सा फॉर्मूला भी निकल आएगा जिसको आप चाहें तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लेते हैं ऐसी कोई स्थिति है, ठीक है जी। इतना ही दिखाते हैं, कितनी भी ब्रांचेस हो सकती थी, ठीक, इतना ही दिखा रहा हूं मैं। मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल है V1 और ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है R1। ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल है V2 और ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है R2। ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल है V3 और ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है R3। ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो जो जंक्शन बनेगा उसका पोटेंशियल बता दीजिए। ये जो जंक्शन बनेगा इस जंक्शन का पोटेंशियल बता दीजिए, पोटेंशियल क्या होगा, V बता दीजिए, V क्या होगा। ठीक है, बड़ा आसान है। तो मैं एक काम करता हूं, मान लेते हैं कि इस ब्रांच में कोई I1 करंट बहा, I1, इस ब्रांच में कोई I2 करंट बहा और इस ब्रांच में कोई I3 करंट बहा। जैसा डायरेक्शन दिखाया है वैसे ही करंट को लिखूंगा। ठीक है, तो अगर मैंने करंट I1 V1 से V बहता हुआ दिखाया है तो ऑब्वियसली I1 की वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस V अपॉन R1। सब कुछ सेल्फ एडजस्टिंग है, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से समझते जाना। तो I1 की क्या वैल्यू हो जाएगी? I1 की वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1। आई होप यू आर गेटिंग। लाइकवाइज I2 की क्या वैल्यू हो जाएगी? I2 की वैल्यू हो जाएगी V2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2। और ऐसे ही I3 की क्या वैल्यू हो जाएगी? I3 की वैल्यू हो जाएगी V3 माइनस V डिवाइडेड बाय R3। समझ में आना चाहिए। और एज पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ इस जंक्शन पर I1, I2, I3 तीनों ही इनकमिंग करंट है। हेंस समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। इक्वेशन का मैं इस्तेमाल करूं तो मुझे मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू 0। सिंपल, सब सेल्फ एडजस्टिंग है, बिल्कुल कतई चिंता ना करें। जैसे न्यूटन लॉ में होता था सब सेल्फ एडजस्ट करेगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। I1, I2, I3 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें तो मैं I1, I2, I3 की वैल्यू यहाँ रखूं तो V1 बाय R1, V2 बाय R2, V3 बाय R3 का टर्म आएगा। दैट मीन्स इस तरफ मुझे एक टर्म मिलेगा समेशन ऑफ V बाय R, समझ रहे हो, V1 बाय R1, V2 बाय R2, V3 बाय R3, तो समेशन V बाय R। और फिर एक टर्म आएगा माइनस V बाय R1 माइनस V बाय R2 माइनस V बाय R3। तो इसको अगर हम उधर ले जाएं, है ना, तो V तो कॉमन आ जाएगा। तो दिस शुड बी इक्वल टू जंक्शन, इसको V1 बाय R1 कर लेते हैं, शुड बी इक्वल टू जंक्शन पोटेंशियल V और उधर क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ 1 बाय R। बोलो, देखो ध्यान से, सही बात है, समेशन ऑफ 1 बाय R। V बाय R1 उधर गया, V बाय R2 उधर गया, V बाय R3 उधर गया, V को कॉमन ले लिया, क्या बना? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 विच इज समेशन ऑफ 1 बाय R। हेंस ये एक तरह का फॉर्मूला जैसा हो गया कि जंक्शन पोटेंशियल अगर कभी निकालना हो तो जंक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू समेशन ऑफ V बाय R बाय समेशन ऑफ 1 बाय R।
सही बात है। जंक्शन पोटेंशियल अगर कभी निकालना हो तो जंक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू समेशन ऑफ वी बाय आर बाय समेशन ऑफ 1 बाय आर, एज सिंपल एज दैट। समेशन ऑफ वी बाय आर बाय समेशन ऑफ 1 बाय आर इज द जंक्शन पोटेंशियल। जैसे मान लेते हैं कि सपोज कोई परिस्थिति ऐसी होती, जस्ट टू गिव यू अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, मान लेते हैं ये होता -1 वोल्ट, ये होता 1 ओम, और ये होता 0 वोल्ट, ये होता 2 ओम, और मान लेते हैं ये होता 1 वोल्ट और ये होता 1 ओम, और ये 2 वोल्ट ले लेते हैं, चलो ये होता 2 वोल्ट और ये होता 2 ओम, और क्वेश्चन कह रहा है जंक्शन पोटेंशियल बताओ। तो आपको सीधे सीधे इस रिजल्ट का इस्तेमाल करना है। तो जो जंक्शन पोटेंशियल बनेगा, दैट जंक्शन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, मैं ये मिटा दूं, तो दैट जंक्शन पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू, इस जंक्शन का पोटेंशियल V ऑफ द जंक्शन वुड बी इक्वल टू समेशन V बाय आर साइन के साथ, हेंस -1/1 अच्छे बच्चों की तरह, प्लस 0/2 प्लस 0/2 प्लस 1/1 और फिर प्लस 2/2। ये तो हो गया समेशन V बाय आर डिवाइडेड बाय समेशन 1 बाय आर, दैट मीन्स 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। हाँ, ऐसा कट पिट मचा दो, जो जो कट गया, ये बेचारा पहले गरीब 0 है, माइनस सब कट गया है, 2/2 1, तो ऊपर तो न्यूमरेटर में तो दिख रहा है 1, यहाँ आ जाते हैं 1/2 1/2 1 1 1 और 1 कितना हो गया 3, हेंस कितना बचा 1/3, सो दिस इज इक्वल टू, नहीं हाँ 1/3, दिस इज इक्वल टू 1/3 वोल्ट्स, ये आंसर हो गया। हेंस जंक्शन का जो पोटेंशियल है, जंक्शन का पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 वोल्ट। तो कभी कभी मेंस वगैरह में ट्रिवियल टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कभी, तो अगर पूछ लिया उसने तो आप सीधे ये करोगे, इसमें कुछ ज्यादा खास खरिस्तानी करने को है नहीं, तो आप सीधे सीधे इसका इस्तेमाल करके इसको फटाक से निपटा दोगे। ठीक है, समझ में आती है बात। ये है किरचॉफ फर्स्ट लॉ और उस पर इक्का दुक्का छोटे एप्लीकेशन। 2 किरचॉफ फर्स्ट लॉ काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर क्वेश्चन में हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे ही, अपने आप नेचुरली, हमें पता भी नहीं चलेगा हमने कब कब किरचॉफ फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल कर लिया, ये इतनी ज्यादा आसान है। अब आ जाते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ पर। ये थोड़ी समझने जैसी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे करंट चैप्टर में अगर कोई चीज पढ़ने समझने की है तो वह है किरचॉफ सेकंड लॉ। पूरा करंट यूनिट अब से लेके लास्ट, जब तक हम करंट पर आखिरी क्वेश्चन करेंगे तब तक किरचॉफ सेकंड लॉ हमारा साथ देने वाली है। तो जो सेकंड लॉ है सेकंड लॉ, वो हमसे क्या कहती है? सेकंड लॉ एक बड़ी मजेदार बात कहती है। जैसे मैं एक सर्किट के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ऐसा ऐसा, और मान लेते हैं ऐसा। सपोज जैसे आपने स्विच बंद किया, करंट बहना शुरू हो गया, सर्किट में डिफरेंट ब्रांचेस में करंट बहने लगा। वो जो करंट है, वो करंट बह क्यों रहा है? वो करंट इसलिए बह रहा है कंडक्टर में, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक डिटेल में बात कर चुके हैं कि जैसे ही आपने कंडक्टर को किसी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से कनेक्ट किया, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो क्या आप समझ रहे हैं कि ये जो सभी कंडक्टिंग वायर्स हैं, क्या इन सभी कंडक्टिंग वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई होगी? तभी तो करंट बहेगा। इन सभी कंडक्टिंग वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दैट मींस कंजर्वेटिव नेचर की है। और चूंकि ये कंजर्वेटिव नेचर की है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की है, तो क्या किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच जो वर्क डन होगा, क्या वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा? बोलो, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच जो वर्क डन होगा, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लूँ A और यहाँ कोई पॉइंट ले लूँ B, है ना, और अगर मान लेते हैं कि कोई चार्ज A से B जाता है, तो कितना वर्क डन होगा? Q टाइम्स ऑफ इसका पोटेंशियल वर्क डन की बात हो रही है। और हम अच्छे से जानते हैं कि वर्क डन इज बेसिकली Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V, क्योंकि वर्क डन इज डेल्टा PE, एक्सटर्नल वर्क डन, या वर्क डन इज लाइक डेल्टा P एंड डेल्टा P इज लाइक Q टाइम्स ऑफ डेल्टा P। सही बात है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क डन है, क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है। और चूंकि वर्क डन है Q डेल्टा V, Q तो चार्ज है बेचारा गरीब, तो Q को तो हटा दें अगर अपन, तो क्या हम इससे ये कह पाएंगे कि डेल्टा V जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या दैट डेल्टा V शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। बोलो, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये सारा कुछ क्यों हुआ है? ये सारा कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की है। इन सर्किट में कोई भी दो पॉइंट पकड़ लें आप, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, वो पोटेंशियल डिफरेंस पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा। हेंस अगर मैं ऊपर वाली ब्रांच से पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, नीचे वाली ब्रांच से पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, या इस ब्रांच से पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये है 2 ओम, मान लेते हैं ये है 3 ओम, ठीक है जी, मान लेते हैं ये है 10 ओम,
दिस इज 2 ohm एंड लेट अस से दिस इज 10 volts। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मुझे फटाफट से बता दो करंट फरेंट क्या बह रहा होगा। ठीक है जी, तो एक तो तरीका ये है कि आप इसका सीरीज पैरेलल सिंपल इक्विवेलेंट निकाल के करंट फरेंट निकालें। ठीक है, वो तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा मान लेते हैं कि आई करंट आया और उस आई करंट में से कोई स्मॉल आई करंट ऊपर चला गया और इस ब्रांच में चला गया कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई करंट। क्या हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल कर लिया? फिर वो स्मॉल आई करंट ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुंचा, ये आई माइनस आई यहाँ पहुंचा और दोनों मिलकर कैपिटल आई हो गए और कैपिटल आई करंट ऐसे आ गया। अब इस सिंपल से क्वेश्चन में अगर मैं किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करने की कोशिश करूं तो वी ए माइनस वीबी की वैल्यू अगर मैं अलग अलग तरीकों से निकालूं, और 3 तरीके हो सकते हैं जिससे वी ए माइनस वीबी को निकाला जा सकता है, स्ट्रेट, फिर ऊपर से और फिर नीचे से। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से देखें और समझें। तो वी ए माइनस वीबी की वैल्यू इज इक्वल टू, स्ट्रेट अगर निकालते हैं अपन स्ट्रेट, तो वो हो जाएगी आई माइनस आई इंटू 10। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कैपिटल आई माइनस ऑफ स्मॉल आई इंटू 10। समझते जाना, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं मैं, केवल समझा रहा हूं। और वी ए माइनस वी बी की वैल्यू ऊपर से निकालें तो कितनी हो जाएगी? आई इंटू 5। ऊपर से निकालो तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? स्मॉल आई इंटू 5 इज इक्वल टू, और इसी वी ए माइनस वी बी की वैल्यू ऐसे निकालो, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे जाओगे तो ये तो होगा +10 और करंट आ रहा है आई उधर से, अपन जा रहे हैं ऐसे, तो कितना? 10 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आई। तो दिस इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आई। क्या हमें इस प्रकार से इक्वेशंस मिल जाएंगे? ठीक है जी। हेंस क्या सीखा हमने? किरचॉफ सेकंड लॉ हमसे क्या कह रहा है? किरचॉफ सेकंड लॉ हमसे ये कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी 2 पॉइंट अगर आप पकड़ लें तो उन 2 पॉइंट के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ दैट यू हैव चोजन। कोई भी रास्ता तुम चुनो, कोई भी पाथ तुम चुनो, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पाथ इंडिपेंडेंट होगा। इसी बात को दूसरे शब्दों में किताबों में ऐसा भी मेंशन करते हैं कि अगर अपन किसी सर्किट में क्लोज लूप बना लें, जैसे ऐसे क्लोज लूप बना लें, तो उस पूरी क्लोज लूप का नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। हेंस क्लोज लूप बनाते चले जाएं और उनके पोटेंशियल डिफरेंस को 0 लिखते चले जाएं तो इक्वेशंस बना सकते हैं। पर मैं चाहूंगा कि उसको छोड़ दें, आप इस बात पर ज्यादा कंसंट्रेट करें क्योंकि यही एक्चुअल किरचॉफ लॉ की बात है। और कई बार आईटी ने क्वेश्चन पूछ लिए हैं जिसमें किसी को ये बात क्लोज लूप हो सकता है बने ही ना सर्किट में, या क्लोज लूप बनाने से ज्यादा टफ इक्वेशंस बन रही हो, क्योंकि क्लोज लूप का तो मतलब है पूरा घुमा के लाना पड़ेगा। जरूरत क्या है? किन्हीं 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वेट कर दो, बात खत्म हो गई। ये ज्यादा आसान है, ज्यादा बेहतर तरीका है, और इसमें मैं थोड़ी स्मार्टनेस भी दिखा सकता हूं। मैं कोई 2 ऐसे पॉइंट चुन सकता हूं जिनका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पहले से पता हो, तो इक्वेशंस बहुत आसान बन जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन देखो फटाफट। ठीक है जी। और मजा तब आता है या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है मामला जब बैटरीज थोड़ी ज्यादा हो, है ना। तो मान लेते हैं कि बैटरीज की संख्या थोड़ी सी अगर ज्यादा हो जाए क्वेश्चन में तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिखता है। ठीक, मान लेते हैं कि ऐसी कुछ परिस्थिति है। ठीक है जी, तो ये कुछ परिस्थिति है और लेट अस इमेजिन ये है 2 वोल्ट, लेट अस से ये है 1 वोल्ट, दिस इज लाइक 1 ओम, दिस इज आल्सो 2 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 वोल्ट एंड दिस इज 1 ओम, लेट अस से ऐसा है। और मैं कुछ नाम भी दे दे रहा हूं। तो ये कोई सर्किट है A B C D। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मुझे तो सर्किट सॉल्व कर दो, मुझे तो बता दो AC तार में कितना करंट है, BC में कितना करंट है, फलाना ठिकाना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन सॉल्व करना या सर्किट सॉल्व करने का मतलब ही होता है कि सभी तारों में करंट निकालना, सीधी सी बात है। अगर आपने सभी तारों में करंट निकाल दिया तो फिर क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं। क्वेश्चन पूछे कि भाई 3 वोल्ट वाली बैटरी की चार्जिंग हो रही है कि डिस्चार्जिंग हो रही है, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, फलाना ठिकाना, कुछ भी पूछे आप बड़े मजे से बता सकते हैं अगर आपको सभी ब्रांचेस में बहने वाला करंट पता चल गया है तो। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करूंगा। जनरली हम जो करते हैं क्वेश्चन में वो ये कि जो सबसे बड़ी बैटरी है उसको पकड़ते हैं। तो सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है? 3 वोल्ट की। तो इस बैटरी को पकड़ लिया, मान लेते हैं कि इस बैटरी से कोई करंट चला कैपिटल आई, ठीक है, और उस कैपिटल आई करंट ए पर पहुंचा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा, स्मॉल आई करंट चला गया यहाँ, और मान लेते हैं, मैं केवल मान रहा हूँ, कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई करंट चला गया ऐसे, मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं केवल मान रहा हूँ। और स्मॉल आई करंट, कोई जंक्शन तो है नहीं यहाँ पर, तो क्या स्मॉल आई करंट ही ऐसे चलता हुआ वहां पहुंचेगा, है ना, और यहाँ से कैपिटल आई माइनस आई करंट पहुंचेगा और ये दोनों मिलेंगे, फिर दोनों कैपिटल आई बनेंगे और कैपिटल आई बनकर ऐसा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया अपने हिसाब से, जो अपने को समझ में आया उससे, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, केवल इतना ध्यान रख सकते हैं चाहे तो कि जो सबसे बड़ी बैटरी है वहीं से शुरू करें, ऐसा भी नहीं ध्यान रखेंगे तो भी कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ जाता है, पर स्टिल थोड़ी सी इक्वेशन आसान बन जाएंगी अगर आप सबसे बड़ी बैटरी से शुरू करते हैं तो मैंने सबसे बड़ी बैटरी से शुरू किया और अब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ किरचॉफ सेकंड लॉ। उसके लिए मुझे कोई 2 पॉइंट चाहिए, आप बता सकते हैं कौन से 2 पॉइंट सबसे आसान होंगे।
क्या मैं VC माइनस VA की बात करूं, अगर VC माइनस VA की बात करूं तो क्या विदाउट नोइंग द करंट क्या मुझे VC माइनस VA की वैल्यू पता है 2 वोल्ट्स? देखो ध्यान से सर्किट में देखो, क्योंकि उस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, उस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हेंस VC माइनस VA को हम अलग अलग तरीकों से निकालेंगे। डायगोनल वाले ब्रांच से VC माइनस VA को निकालता हूं तो VC माइनस VA की वैल्यू डायगोनल से आती है 2, देखो EMF के बराबर। VC माइनस VA की वैल्यू अगर मैं CBA ब्रांच से निकालता हूं, ऐसे चले करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो I इंटू 1 और फिर इस बैटरी के नेगेटिव से घुसे हैं तो माइनस का 3, तो कैपिटल I इंटू 1, सो दिस शुड बी फर्दर इक्वल टू कैपिटल I इंटू 1 माइनस का 3। आई होप यू आर गेटिंग। और VC माइनस VA की वैल्यू ऐसे 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 देखें तो देखो जरा, ऐसे गए माइनस वन, फिर करंट के भी अपोजिट चल रहे हैं, माइनस का I स्मॉल I इंटू 1, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का स्मॉल I इंटू 1, देखते जाओ यहां आ गए, फिर माइनस का स्मॉल I इंटू 2 और फिर प्लस का 2। है सही है, देखते जाओ, देखो -1 माइनस का स्मॉल I इंटू 1 माइनस का स्मॉल I इंटू 2 प्लस का 2, क्या तीनों लोग आपस में बराबर हो जाने चाहिए। इन दोनों को इक्वेट कर दें तो कैपिटल I मिल जाएगा। हेंस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखें तो I की वैल्यू आ गई कितनी 5, तो कैपिटल I की जो वैल्यू है वो तो आ गई कितनी 5। अभी कैपिटल I आ गया, स्मॉल I और चाहिए, इसको इससे इक्वेट कर देते हैं तो ये कितना है -1, फिर ये है -I और ये है कितना है -2I, तो ये हो गया -3I और +1, तो -3I + 1 -3 टाइम्स ऑफ स्मॉल I + 1 इज इक्वल टू 2। सही है भाई, तो स्मॉल I का वैल्यू देखो कितना आ गया, स्मॉल I का वैल्यू आ गया माइनस का, स्मॉल I का वैल्यू आ गया -1/3। क्या मतलब है, मतलब ये है कि कैपिटल I तो जो आपने सोचा था सही है, दैट मीन्स सबसे बड़ी वाली बैटरी से तो 5 एम्पीयर का करंट चला, पर फिर स्मॉल I की वैल्यू आ गई -1/3। इसका मतलब है कि करंट ऐसे ना जाकर ऐसे जा रहा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस ब्रांच में, ये ब्रांच में स्मॉल I की वैल्यू आ गई -1/3। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि स्मॉल I की जो दिशा आपने सोची थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा होगा, हेंस इस ब्रांच में करंट ऐसे चल रहा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? करेक्ट है। तो 5 एम्पीयर का करंट ऐसे आया और इस ब्रांच से कितना करंट आया 1/3 एम्पीयर का करंट आया, दोनों यहां पर मिले, और इस ब्रांच में कितना जाता हुआ करंट दिखाया I माइनस ऑफ I की वैल्यू -1/3, जोड़ लो 5 माइनस ऑफ -1/3, दैट मींस 5 + 1/3 करंट इस ब्रांच में ऐसे जा रहा है। क्या अब तुम मुझसे जो मर्जी पूछो, क्या मैं जवाब दे सकता हूं? जैसे तुम मुझसे पूछो 3 वोल्ट वाली बैटरी चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज, बताओ फटाफट। 3 वोल्ट वाली बैटरी की चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है, इस बैटरी का क्या हो रहा है? ये बैटरी हो रही है डिस्चार्ज, ठीक है जी। इस बैटरी का क्या हो रहा है, बोलो, इस बैटरी का क्या हो रहा है? इस बैटरी का क्या हो रहा है? करंट ऐसे नहीं जा रहा, एक्चुअल करंट जा रहा है ऐसे, हेंस इस बैटरी की क्या हो रही है? चार्जिंग हो रही है। इस बैटरी का क्या हो रहा है? इस बैटरी में भी करंट ऐसे नहीं जा रहा, करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या ये वाली बैटरी भी चार्ज हो रही है? इस बैटरी का क्या हो रहा है? क्या इस बैटरी में करंट ऐसे ही जा रहा है? सही बात है, हेंस ये वाली बैटरी का क्या हो रहा है? ये वाली बैटरी हो रही है डिस्चार्ज। सही है, करेक्ट है। हेंस डिफरेंट बैटरीज का क्या हो रहा है, कौन चार्ज कौन डिस्चार्ज, इस तरह की बातें मैं आपसे पूछ सकता हूं। ये है किरचॉफ सेकंड लॉ, और इसका इस्तेमाल हम बहुत 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 ज़्यादा करेंगे, डिफरेंट सिचुएशंस में सेकंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने आपको बेसिक सारी बातें सर्किट एलिमेंट्स की समझा दी हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो खूब ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, और फिर आगे की तरफ जो और टूल्स हैं हमारे समझने के, सर्किट को सुलझाने के जो टूल्स हैं, उन पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।